नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। चुनावी दौर, ईडी सीबीआई का शोर। देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बवाल शुरू हो गया है और विपक्षी दलों की एकाएक नेताओं की गिरफ्तारी से कांग्रेस और आप समेत तमाम दल परेशान है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को दिल्ली में विशाल महारैली होनी है और इस महारैली में उत्तराखंड से भी हजारों विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। एक तरफ जहां देश भर में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हंगामा चल रहा है, तो दूसरी ओर चुनाव से पहले उत्तराखंड में भी कांग्रेस के कई बड़े नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में आ गए हैं। और इसी के तहत पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल और आयकर विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और उनकी पुत्र वधू अनुकृतिया गोसाई को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने नोटिस थमा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से हरक सिंह रावत को 2 अप्रैल जबकि अनुकृति गोसाई को 3 अप्रैल को ईडी दफ्तर में तलब किया गया है। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत पाखरू टाइगर सफारी निर्माण घपले में अवैध लेन देन का जो मामला है उसे लेकर ईडी ने बीते 7 फरवरी को हरक समेत उनके करीबी और कुछ आईएफएस अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। और इसके बाद हरक को पहले 29 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि वो पेश नहीं हुए और अब एक बार फिर से ईडी ने उन्हें नोटिस थमाया है। माना यह जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कई नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल यही कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र के दबाव में काम कर रही हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे देवभूमि के दंगल में। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। जिस तरीके की राजनीतिक मर्यादाओं को लांघा जा रहा है, सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी तरीके से हमारे राज्य में भी विभिन्न नेताओं को ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये भाजपा का चाल चलन और चरित्र है और भाजपा राजनीतिक सारी मर्यादाओं को भूलकर इस तरीके की गंदी हरकत कर रही है जो निंदनीय है। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इस तरह का न षड्यंत्र है, न भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र जानती है, न किसी कांग्रेस के नेता या अन्य नेता से भारतीय जनता पार्टी की कोई बदले की भावना से कार्यवाही करने की नीयत है। जिसने जो किया है उस पाप को उसी ने भुगतना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे की जो नीति है, उस पर जो है कि कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता हों चाहे अन्य दलों के कार्यकर्ता हों, वो अगर ईडी के रडार पर आ रहे हैं, वो सीबीआई के रडार पर आ रहे हैं या वो किसी अन्य मुकदमे के रडार पर आ रहे हैं, तो उसका भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देखिए, 31 मार्च को एक बहुत ऐतिहासिक रैली दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों को जुटाने की एक मंशा आम आदमी पार्टी समेत सभी तमाम जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन में साथ हैं, उन लोगों ने रखी है। और जिस तरीके से बैरिकेडिंग अभी से स्टार्ट हो गई है दिल्ली में, और जिस तरीके से उत्तराखंड की एलआईयू और उत्तराखंड की इंटेलिजेंस हम लोगों से क्वेश्चन करने लगी है, उससे साफ जाहिर होता है, सीधा संदेश जाता है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी इस समय कितनी बुरी तरह से घबराई हुई है। और लगातार हमारे प्रदेश के बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर इंटेलिजेंस ने अपनी नजर रखना स्टार्ट कर दिया है। दुर्भावना से ग्रसित स्टेप दिखाई पड़ता है, चुनाव को प्रभावित करने वाला कदम दिखाई पड़ता है, पॉलिटिकल वेंडेटा दिखाई पड़ता है। क्योंकि सीधी सी बात है, हरक सिंह रावत जी 5 साल भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा रहे, वहां मंत्री के पद को सुशोभित किया, तब वो पाक साफ थे, तब वो बेदाग थे, तब उनके अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं था। आज जब वो कांग्रेस में शामिल हो गए तो उन पर भी, उनकी बहू पर भी इतने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है। और अब किसी को ये साबित करने की
कोशिश नहीं करनी चाहिए कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये तो पाक साफ हो गया, ये तो पूरे देश की जनता के सामने अब ये सत्य उजागर हो चुका है कि विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने के लिए, उनका उत्पीड़न करने के लिए लगातार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। और एन चुनाव के वक्त ये समन भेजा जाना तो निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित करने वाला एक दुर्भावना से ग्रसित कदम दिखाई पड़ता। तो देवभूमि के दंगल में आज दंगल इसी बात को लेकर कि लगातार जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो क्या सरकार के दबाव में काम कर रही हैं और इसीलिए विपक्ष को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि शराब नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। और अब सबसे अहम बात ये कि पौड़ी लोकसभा सीट का अगर जिक्र किया जाए तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे गणेश गोदियाल, वो पहले से ही आयकर विभाग की कार्रवाई का सामना कर रहे थे और अब जो उनकी पुत्र वधू हैं अनुकृति गोसाई, वो भी ईडी के दायरे में आ चुकी हैं, क्योंकि ईडी की तरफ से उन्हें भी नोटिस थमा दिया गया है। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले परिचय करा देते हैं, खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता नवीन परशाली जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शिषपाल सिंह बिष्ट हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विपिन खन्ना जी हैं आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं यूकेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अरुण शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं। नवीन परशाली जी, लगातार जो ईडी की कार्रवाई और इतनी एक्टिव तरीके से और त्वरित कार्रवाई जो होती हुई नजर आ रही है, तो अब केंद्रीय एजेंसियों को लेकर सवाल उठ रहा है कि सरकार के दबाव में ये एजेंसियां काम कर रही हैं और ठीक चुनाव से पहले विपक्ष को आड़े हाथों ले रही हैं। देखिए, इसमें विपक्ष तो बौखलाएगा क्योंकि उनके उसका गठबंधन पर उसका असर पड़ा और बहुत सारे लोग इसकी जद में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका जैसे कि हमारे अभी जो इससे पहले बयान हमारे नेता दे रहे थे, उन्होंने भी कहा कि इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वो भुगतोगे। अगर आप आज ईडी का नोटिस आ रहा है, कब से आपको नोटिस आ रहा है आप जान ही रहे हैं। ईडी आपको सम्मन भेजती है, इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, आप उनको इस चुनाव के दौरान भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जानती है कि भ्रष्टाचारियों के लिए सजा जरूरी है। आज देश भ्रष्टाचारियों को आशीर्वाद नहीं बल्कि सजा देना चाहता है। आज मैं देख रहा था कि आम आदमी पार्टी ने कैंपेन चलाया है कि ठीक बात है, लेकिन ये कार्रवाई ठीक चुनाव से पहले क्यों, इस बात को लेकर, समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, उसकी अपनी प्रक्रिया है और सारा काम प्रक्रिया के तहत हो रहा है। लेकिन विपक्ष के लोग, राजनीतिक लोग जो है उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर समझना होगा, ये एक प्रक्रिया के तहत सारी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो इसको भुनाने का काम विपक्ष कर रहा है और भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि एक जो सबसे बड़ा जो मामला है वो है आम आदमी पार्टी का, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि वो मुख्यमंत्री रहते रहते गिरफ्तार हो गए हैं। अब उस गिरफ्तारी के पीछे का इतिहास आपको देखना होगा कि गिरफ्तारी के पीछे का इतिहास और शराब घोटाला क्या है, उसको जानने की जरूरत है। हालांकि जनता जानती है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इसमें थोड़ा सा प्रकाश की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई और लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल, और इसके पहले अगर देखा जाए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से मुझे लगता है शराब घोटाले को लेकर हर एक शख्स ने बखूबी पढ़ा है और मुझे लगता है जान भी लिया है। 100 करोड़ के घोटाले की बात निकलकर सामने आई, उसमें भी कई चीजें, कई आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। उसको लेकर आगे जवाब लेते हैं नवीन जी। पहले जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं नवीन जी। बात खत्म होना है, 10 सेकंड का टाइम लूंगा क्योंकि बात आधी रह जाएगी, फिर बात आगे बढ़ जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये देखिए, शराब घोटाले के पीछे के कविता जी ने अपने सांसद को कहा कि आप इनसे देखिए कि हम दिल्ली में शराब का बिजनेस कर सकते हैं और 100 करोड़ का ऑफर इनको दीजिए। उन्होंने जानने के लिए अरविंद केजरीवाल से समय लिया, केजरीवाल जी ने समय दिया। 16 मार्च 2021 को मीटिंग होती है सचिवालय में 4:30 बजे, वहां पर सारा तय होता है कि ठीक है हम आपको 12% तो वो भी तो आरोप है ना, सत्ता पक्ष कहता है, विपक्ष कुछ भी आरोप लगाता है कि कविता की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आया, बयानों के आधार पर उस सच्चाई को खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हुई नवीन जी कि 100 करोड़ के घोटाले में भाई ये भी तो कहा जा रहा है कि 55 से 60 करोड़ बीजेपी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए, कैसे हुए, इसका भी जवाब आपसे लेते हैं। आगे और भी मेहमान हैं, शिषपाल सिंह बिष्ट जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता।
क्या ये वाकई केंद्रीय एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं, जिस तरीके से आप लोग आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? शेषपाल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए। आप जी। देखिए, जिस तरीके से भाजपा की सरकार देश के अंदर भय का माहौल बना रही है और विपक्ष के नेताओं को जो है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दम पर जो है डराने का काम कर रही है, फर्जी मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और ये सिलसिला पूरे देश में आपने देखा कि हमने महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया सीन देखा था। जो है एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जो है मध्य प्रदेश में बयान देते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, चक्की पीसिंग। और अगले दिन वो भाजपा में जो है शामिल हो जाते हैं सारे शेषपाल जी, अपने अभी भ्रष्टाचारी जो मित्रों को लेके, उत्तराखंड जिन्हें जो है में भाजपा भ्रष्टाचारी गणेश बता देती, गोदियाल वो अगले दिन के बाद अब जो अगला नंबर निकलकर सामने आया है, टाइगर रिजर्व के तहत पाखरो टाइगर सफारी निर्माण घपले का अवैध लेन देन का ये पूरा मामला है, जिसके चलते ईडी ने नोटिस थमाया है। इस बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाजपा जिस पर भी पहले दिन जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, उसके घर ईडी भेजती है, सीबीआई भेजती है, इनकम टैक्स के नोटिस भेजती है। अगर वो भाजपा में जो है शामिल हो जाए तो फिर उससे साफ सुथरी छवि का नेता फिर दूसरा होता नहीं। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है? हमने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। भाई, हरक सिंह रावत जी को जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिस तरीके से जो है बताया जा रहा है कि मामला साहब ये पाखरो प्रकरण का जो बताया जा रहा है, भाई कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से कहा कि जब वो आपकी पार्टी में कैबिनेट मंत्री थे भाजपा की सरकार में, तब आपको भ्रष्टाचार नजर आया। भाई, तब आपने जो है उसमें जो भी कार्रवाई करनी थी, क्यों कार्रवाई नहीं की? आप देखिए ना, अन्य हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई हो रही है, भाजपा उसमें भी जो है अपनी पीठ थपथपा रही है। और हमने कहा है कि वो जो भी कार्रवाई हो रही है वो उसका सामना कर रहे हैं, उसका जवाब भी दे रहे हैं। उसके बाद भी आप देखिए उनके पूरे जितने सके ठीक है शेषपाल जी, लेकिन अभी भी विपक्ष के पास कोई ठोस जवाब नहीं है, ये जो दबाव की क्योंकि कुछ शब्द जो हैं, जब भी ऐसे आरोप निकलकर सामने आते हैं, आप लोगों की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन अभी भी शब्दों में परिवर्तन नजर नहीं आता। थोड़ा सा वॉशिंग मशीन से आगे बढ़िए और आगे यूकेडी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, शांति प्रसाद जी का। शांति प्रसाद जी, इसके बाद विपिन खन्ना जी का रुख करेंगे। शांति प्रसाद जी, अब देखा जाए तो हरक सिंह रावत की पुत्र वधू को ईडी ने नोटिस थमाया है, तो ये जो लेन देन का मामला निकलकर सामने आ रहा है और लगातार जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले इस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? देखिए सोनी जी, बड़ी ईमानदारी से इस बात को समझने की जरूरत है कि वर्तमान लोकतंत्र में पैसा बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है, जिस कारण नेताओं को गलत काम करने पड़ रहे हैं, बाद में फिर वो अंदर भी हो रहे हैं। आज की डिबेट है ईडी के जो है कार्रवाई से जो है नेताओं में खलबली जो मची है। भाई, स्वाभाविक है खलबली मचने का। अगर आपको चुनाव जीतना है तो पैसा चाहिए, बिना पैसे के आप प्रधान नहीं बन पा रहे। अब सवाल इस बात का है कि कार्रवाई जो ईडी एक तरफा कर रही है, इस पर सवाल जो खड़े हो रहे हैं, ये लगता है कि सत्ता के दबाव में ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है और वो दबाव में काम कर रहे हैं। और यदि ये सत्य नहीं है तो जिस तरीके से इलेक्टरल बॉन्ड के अंदर सीधा सीधा चंदा चोरी दिखाई जा रहा है कि धंधा लो चंदा दो, इसमें ईडी अगर वाकई स्वतंत्र होती तो निश्चित रूप से पूरी भारतीय जनता पार्टी अभी जेल के अंदर होती। मगर दुर्भाग्य देखिए कि जो इनकी पार्टी में मंत्री रहे, अब उनको पार्टी छोड़ते ही जो है वन विभाग के कारण जो है नोटिस मिल रहे हैं। चलो, हरक सिंह जी पे मिलता स्वाभाविक था, उनकी बहू को भी जो है ईडी का सम्मान आना ये बताता है कि या तो भाजपा में आ जाओ, नहीं तो जेल की ओर जाओ। अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो सुचिता और ईमानदारी के कारण सत्ता में आया, और आज लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है व्यक्ति कि जेल की सलाखों में भी है और ईमानदारी से सत्ता भी नहीं विपिन खन्ना जी से भी ले लेते हैं। विपिन खन्ना जी, क्या यही आपको भी लगता है ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से नजर आ रही है?
देखिए सोनी जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल्कुल शांति प्रसाद जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर स्वतंत्र संस्था है ईडी, तो फिर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इतना बड़ा जो घोटाला है, जो हमारी वित्त मंत्री के पति देव ने भी खुलासा किया है कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला जो है, उस पर ईडी कुछ नहीं बोलती। क्या ईडी को केवल पंजाब के विपक्ष के नेता नजर आते हैं या उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता नजर आते हैं? अगर देश में एक तरफ से हम राज्यों की तुलना करें और एक तरफ से हम देखें, तो जितने भी राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां विपक्ष के नेता बेईमान हैं। जहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री और मंत्री बेईमान हैं। क्यों आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर ईडी का छापा डलवाते हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री को आप अरेस्ट कर लेते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको यहां नजर नहीं आता जब आप सिलक्यारा टनल के मालिक से करोड़ों रुपए की रिश्वत ले लेते हैं। आपको वो शरत रेड्डी नजर नहीं आता जिसको पेट दर्द का हवाला देता है और वो कहता है कि जी मुझे जमानत दे दो, और ईडी उसका विरोध नहीं करती है और तुरंत उसको जमानत मिलती है। और जमानत मिलने के बाद वो 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बोर्ड के माध्यम से दे देता है। आपको वो अपने मंत्री नजर नहीं आ रहे हैं जिन्होंने घोटाला करके आय से अधिक संपत्ति बटोर ली है। आपको अपना मेयर नजर नहीं आता है जिसने चाउमीन की दुकान चलाकर करोड़ों की संपत्ति बटोर ली है, जिस पर आय से अधिक संपत्ति के शिकायतें दर्ज हुई हैं, लेकिन उस पर आपकी ईडी बिल्कुल एक्शन नहीं लेती। लेकिन विपक्ष के नेता, विपक्ष को ऐतराज इसी बात से है कि सिर्फ ईडी की कार्रवाई अगर स्वतंत्र है तो भाई सत्ता पक्ष के भी तरफ से जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ही क्यों? अरुण शर्मा जी। जी सोनी जी, ईडी की कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कार्रवाई तो अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उस पर होनी है, लेकिन सवाल यह है कि ये टाइमिंग जो है चुनाव, ये कहीं ना कहीं शंका पैदा करती है। अगर वो चीजें पहले से, जैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो लगातार नोटिस जा रहे थे और 9 नोटिस गए, और जब हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को पूछताछ की गई, उससे पहले नहीं की गई। हालांकि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सब पहले, विजय नायर, ये सब पहले जेल में थे। और देखिए एक चीज बहुत साफ है, हम मीडिया के लोग हैं, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का पूरे देश में इतना बड़ा मीडिया नेटवर्क है, और उन मीडिया कर्मियों को तनख्वाह कहां से आती थी, ये आश्चर्य होता है सुन के। उनको तनख्वाह विजय नायर की कंपनी से आती थी। तो विजय नायर ऐसा कौन सा काम कर रहा था आम आदमी पार्टी के लिए जो वो तनख्वाह दे रहा था? और मैं हमारे मित्र देहरादून में काम कर रहे थे मीडिया का, और जिनमें से एक को आजकल उड़ीसा भेजा हुआ है, और उसको जब ये काम हुआ तो उसको फोन आया कि वो जो सिम आप यूज कर रहे थे वो तोड़ के कहीं फेंक दो। इसका मतलब दाल में कुछ काला तो था। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ के लड़के काम कर रहे थे। मेरा एक रिपोर्टर रहा, वो काम कर रहा था, दूसरा मेरा प्रोड्यूसर था एक चैनल में, वो काम कर रहा था। दोनों को ये, एक को कहा कि अभी थोड़े दिन रेस्ट कर लो, दूसरे को कहा सिम फेंक दो, उसका ट्रांसफर कर। विजय नायर की कंपनी से क्यों पैसा आ रहा था इन लोगों को? सवाल ये है। और फिर अगर वो 12% वहां अधिभार बढ़ाया गया तो 6% विजय नायर की कंपनी को या और कंपनियों को जा रहा था। ये तो अब प्रूव हो चुका है ना। और इसीलिए इतने लंबे समय से सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जमानत नहीं हो रही थी। हाँ, अरविंद केजरीवाल के मामले में मैं ये कहता हूँ, बहुत साफ कह रहा हूँ, टाइमिंग गलत है। एंड चुनाव के टाइम पर, जब देखिए लोकतंत्र में यही खूबी है कि हम चुनाव के मैदान में अपनी बात कहते हैं और दूसरे की बात सुनते हैं, लेकिन इस टाइम पर जब चुनाव बिल्कुल सिर पर खड़े हैं, उस टाइम पे गिरफ्तारी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक्सपोज करती है बीजेपी को कि देखिए बीजेपी अपने दुश्मनों के साथ किस तरह का व्यवहार करती है। जी सोनी। बिल्कुल, विपिन जी इससे जवाब ले लेते हैं इस बात का। अरुण जी, जो अहम बातों का आपने जिक्र किया, क्योंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और इसके बाद अब जो उत्तराखंड में हरक सिंह रावत की पुत्र वधू को नोटिस थमाया गया, इनसे जोड़ते हुए विपिन खन्ना जी जवाब देना चाहेंगे? जी सोनी जी, बताइए। आपने अरुण जी की बात को मुझे लगता है सुना नहीं ध्यान से।
बिल्कुल, मैंने अरुण जी की बात को बिल्कुल सुना है और बहुत अच्छे बिंदुओं पे उन्होंने बात की है। लेकिन जो ईडी की कार्रवाई मनीष सिसोदिया जी पे, संजय सिंह जी पे या जैन साहब पे हो रही है, या आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, तो ईडी कम से कम ये बताए कि उन पर आरोप क्या है, किस आरोप के तहत उनको जेल में डाला गया है। क्या उनसे कोई 1 रुपए की बरामदगी ईडी कर पाई है? कोई भी आरोप आप आज तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। आपने सैकड़ों एप्लीकेशन दे दी है कोर्ट में, आपने कईयों के बयान ले लिए हैं, आपने पूरा दिन 24 घंटे छापा मारा है, लेकिन आपके पास 1 रुपए की बरामदगी का कोई भी सबूत आज तक आप पेश कर नहीं पाए। क्या आपको केवल भ्रष्टाचार विपक्ष के नेताओं पे नजर? हमारा देखिए, नवीन साफ प्रशाली जी कहना का रुख कर लेते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसे जेल डालिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो आपकी पार्टी में आते हैं वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं? जिनको प्रधानमंत्री जी कहते हैं 70,000 करोड़ का आरोपी, उसको आप उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। आप ऐसे सैकड़ों उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में हैं जिन नेताओं पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जब वो आपकी पार्टी में आ गए तो वो चलिए नवीन जी से पूछ ही लेते हैं। नवीन जी से पूछ ही लेते हैं। नवीन जी, अभी जो गिरफ्तारी हुई दिल्ली के सीएम की, अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी? नहीं, हमें ऐसे भ्रष्टाचारियों की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए, इस केस को घुमाने की कोशिश की। अभी अरुण शर्मा जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया और सबूतों के साथ बता दिया उन्होंने कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे सिम तोड़ेंगे, कैसे क्या किए। बहुत सारी चीजें हमारे पास भी देखने को है और बताने को है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ऑटो में लटक कर आ रहे थे, करोड़ों रुपए का व्यापार उस पार्टी में कर रहे थे, वो कैसे हुआ उस पर ईडी की नजर थी। और ईडी का कोई काम पैसा जमा करना नहीं है कि आपके लिए पैसा जमा। और मैं एग्जांपल ये बताऊं कि 2014 से पहले ईडी ने केवल 5,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट सीज करके गवर्नमेंट के खाते में जमा किए थे। आज ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपया सरकार के खाते में दे दिया, जनता का पैसा जिन्होंने खाया था। तो ईडी कितनी इफेक्टिव है, कितने मनोयोग से काम कर रही है, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए उस एजेंसी की। और जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, वो तो साबित हो चुका कि वो किंग पिन है इस शराब घोटाले के। उनकी के कविता से मीटिंग हुई है, मंगोट से मीटिंग हुई है, पैसा आया है, पैसा गया है, सारी ट्रेल पकड़ा दी है ईडी ने और कोर्ट के सामने पेश किया। इसलिए मनीष सिसोदिया नहीं छूट पा रहे, इसलिए संजय सिंह नहीं छूट पा रहे। विपिन खन्ना जी को मैं बताना चाहता हूं, आपके नेता इसलिए नहीं छूट पा रहे हैं क्योंकि वो सारी चेन वहां पकड़ ली गई है। 12-13 मोबाइल जो आपने तोड़े थे, जिनसे बात हुई थी, उनके उसमें से नहीं। नवीन जी, अभी भी कोर्ट रूम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह भी कहा कि भाई हम पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी पुख्ता सबूत तो पेश करे। लेकिन क्या साक्ष्य पेश किए गए उस पर अभी कोई मतलब एक पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है। आप सूर्य जी इस बात को ध्यान में रखिए, जिनसे ईडी की पूछताछ हुई थी सांसद मंगोट से, जो के कविता की पार्टी के सांसद हैं। और उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि हमारे को कहा गया कि हम दिल्ली में शराब का व्यापार कर सकते हैं, इसकी संभावना हमें तलाशनी चाहिए। और उस संभावना को तलाशने के लिए हमने सरकार से जानने के लिए अरविंद केजरीवाल जी से समय मांगा और उनसे मीटिंग की डेट बता दी मैंने आपको कि 16 मार्च 2021 शाम 4:30 बजे, स्थान दिल्ली सचिवालय। उसके बाद ये सारा मसौदा बनता है कि 12% का टोटल आपको कमीशन दिया जाएगा, जिसमें से 6% आप वापस करेंगे पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को, जिसको भी आप लगाए, जिनको ये लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने तो ये सालों साल पार्टी चलाने का एक बिजनेस बना लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से ये ईडी ने पकड़ लिया। उन्होंने देखिए आप कितना अच्छा बिजनेस बनाया। ईडी ने पकड़ लिया, लेकिन समय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या चुनाव को प्रभावित करने की ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। इसी सवाल के साथ वापसी करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि विपक्ष के ऊपर जिस तरीके से अब विपक्ष ईडी की रडार पर है और एक के बाद एक जो कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर विपक्ष कई आरोप भी लगा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जुड़े हुए हैं। शीशपाल जी, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है या आपकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं ईडी की कार्रवाई को लेकर? देखिए सोनी जी, इसमें आरोप नहीं है, ये तो सच्चाई है। पूरा देश जान रहा है, बच्चा जान रहा, पूरी दुनिया जान रही है कि चुनाव के बीच में जिस तरीके से जो है
सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप बताइए ना, पूरे लंबे समय तक ईडी केवल नोटिस नोटिस खेलती रही और अब गिरफ्तारी की कार्रवाई हो रही है। ऐसा ही हमने जो है झारखंड में देखा, वहां के जो है सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है। इस देश में लोकतंत्र के इतिहास में कभी इस प्रकार के दृश्य देखने को नहीं मिले। और जिस तरीके से देखो ये प्रकार भाजपा का ये फोकस है, इनके मंत्रियों का चाहे इनके चीफ मिनिस्टरों का, कि विपक्ष के नेताओं को बदनाम करो, इन पे आरोप लगाओ। भाई उन आरोपों का तब क्या होता जब वो आपकी पार्टी में शामिल हो जा रहे, उसके बाद जो है उनको क्लीन चिट मिली। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव का टाइम था, हमें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। महाराष्ट्र में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रफुल्ल पटेल जी को जो है आज क्लीन चिट मिल गई। आप चाह रहे थे कि मतलब केजरीवाल गिरफ्तार नहीं होने चाहिए थे। घोटाले के जो है आरोप थे, आप चाह रहे थे केजरीवाल जी घोटाले नहीं होने चाहिए, घोटाले में क्योंकि आज महीने पहले वो भाजपा में शामिल हो गए थे। आपको पता गठबंधन में जो है उनके चले गए थे, तो उसका अगर आप समय चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको समय दे देता है। उससे कहिए कि भ्रष्टाचार बाद में हमारा उजागर कीजिए और पहले चुनाव लड़ने दीजिए। शामिल हो रहा है उसको बिल्कुल जो है साफ सुथरी छवि का जो है सर्टिफिकेट भाजपा दे रही है, और सर्टिफिकेट ही नहीं दे रही, पुरस्कृत भी कर रही है। किसी को मुख्यमंत्री बना रहे, जैसे आसाम में आपने देखा हेमंत सोरेन जी को, उसके जो है जब तक वो भाजपा में नहीं थे तब तक उनके खिलाफ बहुत ज्यादा सपोर्ट होते थे, बड़े बड़े घोटाले के आरोप उनके ऊपर थे। लेकिन जैसे ही भाजपा में गए वो घोटाले से तो बरी हुए ही हुए, उसके बाद मुख्यमंत्री बना दिए गए। वही आप देख लीजिए जो आप अजीत पवार जी के साथ हो रहा है। शंकर राव चौहान जी अभी जो है घोटाले के आरोपी थे, भाजपा में गए, अब देखिए बहुत जल्दी जो है साफ छवि के हो जाएंगे। उत्तराखंड में आपकी थोड़ा सा ज्ञान की कमी नजर आ रही है यहाँ पर। जो बिस्टू जी बोल रहे हैं, मैं क्लियर करना चाहूंगा बिस्टू जी को। आरोप था तो उनको क्लीन चिट मिली थी और कांग्रेस में ही थे। आपकी जानकारी दुरुस्त कर दे बिस्टू जी थोड़ा सा। अब हमने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि राजेंद्र भंडारी हो, अतुल रावत हो, या पौड़ी के जो महेंद्र जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, ये तमाम लोग जिन पे भी आरोप थे, जो भ्रष्टाचारी थे भाजपा की नजर में, भाजपा में शामिल होने के बाद ठीक है, शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं या नहीं रहेंगे, उनको सजा होगी या नहीं होगी, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि जनता आज सच्चाई जानती है और देख रही है कि जिस प्रकार का खेल भाजपा कर रही है, अब वो किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं बिस्टू जी, जनता जानती है, इसलिए कांग्रेस का ये हाल कर दिया है। भाजपा में शामिल होने के बाद भ्रष्टाचार कैसे हो जाता है भाई? ये कौन सी वॉशिंग मशीन है आपके पास? ये कौन सा वॉशिंग पाउडर है इनके पास? ये कौन सा नया तरीका है भाजपा के पास? चलिए शेषपाल जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, या ये कहा जाए जिस तरीके से अगर विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो बेदाग हो जाते हैं, तो ऐसी ही कोई वॉशिंग मशीन आप भी लाइए ना। आपको किसने रोका है? देखिए सोनी जी, मैं आपको और बता रहा हूं, उत्तराखंड में बेरोजगार लगातार पेपर लीक प्रकरण में जो है पेपर बेचने के आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। आप बताइए, नगर निगम के मेयर पर जो है अकुत संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप है, जो है जांच की मांग हो रही है, कार्रवाई की मांग हो रही है। वहां पर ईडी, चलिए यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, शांति प्रसाद जी का कर लेते हैं। ठीक है शिषपाल जी, आपका रुख करते हैं। शांति प्रसाद जी, सत्ता पक्ष को लेकर जब विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है, जैसा कि अभी विपिन खन्ना जी कह रहे थे कि भाई चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र कर रहे थे और कहा कि चंदा लो और धंधा दो, इस बात का जिक्र किया था विपिन खन्ना जी ने। तो इसको लेकर हालांकि नवीन जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ अगर कोई आरोपित या कोई ऐसी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं विपक्ष की तरफ से, तो ईडी की कार्रवाई इधर नहीं होती, या जो एक प्रक्रिया का जिक्र कर रहे थे कि भाई एक सतत जो प्रक्रिया होती है उसी के आधार पर होती है। और अभी जो ये पाखरू टाइगर सफारी का जो अवैध लेन देन का मामला सामने आ रहा है, पहले इतना एक्टिव क्यों नहीं नजर आया? ठीक चुनाव से पहले ही इतनी ईडी की कार्रवाई जो है बहुत तेजी के साथ होती हुई नजर आ रही है। सवाल बड़ा सही किया आपने। ये तो तय हो चुका है कि सत्ता के दबाव में ईडी और सीबीआई काम कर रही है और एक पक्षीय हो रहा है। ये खाली यही नहीं, पूरे भारत में ये संदेश साफ गया है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा चिंतित है। मेरा तो ये मानना है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग के माध्यम से कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि चुनाव की पूरी जिम्मेदारी जो है
चुनाव आयोग की हो, नेताओं के नाम बैनर पोस्टर से लेकर तमाम चीजों को जो है सरकारी सिस्टम से देखा जाए। नहीं तो आप बताइए, एक विधायक पान बेचते बेचते वो है पूरा देश बेचने को तैयार हो जा रहा। ये कोई मजाक नहीं है। और लोकतंत्र में इससे बड़े शर्म की बात नहीं है कि 2 राज्य के मुख्यमंत्री जो है जेल की सलाखों में चले गए। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने अपराध किया है, सवाल ये है कि यदि सत्ता के नजदीक जाकर पैसों का इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है तो लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्मसार घटना है। जो आज हरक सिंह जी और उनकी बहू के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं उत्तराखंड में, गणेश जोशी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, मेयर पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये जो बातें हैं इससे पता चलता है कि सत्ता का दुरुपयोग वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी कर रही है। और सोचिए कल अगर सरकार पलटेगी तब इनका क्या हाल होगा। अगर ये परंपरा लोकतंत्र में हो गई तो देश कौन बचाएगा। लोकतंत्र में सोनी जी अभी चुनाव शुरू हो चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में आम जनमानस अपने राज्य के भविष्य के लिए मत का दान करने जाएगा। मगर अखबारों को देखिए, 24 घंटे एक ही चीज चल रही है, गिरफ्तार हो गए, छापे पड़ गए। अरे भाई, मूल निवास, भू कानून, रोजगार, पलायन, परिसंपत्ति बंटवारा, उत्तराखंड का विकास, इस पर अपनी कोई बात करे। भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। पौड़ी में आते हैं तो कहते राम का मंदिर बनाया इसलिए वोट दो। अरे भाई जी, आप हवा में तीर मार रहे हैं, कार्रवाई आप भी हवा में तीर मार रहे हैं। आपको जानकारी नहीं हरक सिंह रावत की केस की। चोर पार्टी भाजपा, आपको हरक सिंह रावत केस की जानकारी नहीं है। भट्ट जी, हवा में तीर मत मारिए, तो स्मार्ट हवा में तीर मार के आनंद मत लीजिए। भ्रष्ट पार्टी के ऊपर यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो इससे साफ संदेश जा रहा है कि अपने पद का दुरुपयोग कर जो है विपक्ष को कमजोर करने की बात हो रही है। अब आ जाइए भ्रष्टाचार पर। क्या ये लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है। आप, मैं पूछना चाहता हूं, एक पार्टी यहाँ 2 लाख रुपए खर्च करने की स्थिति में नहीं है, चुनाव आयोग कह रहा है कि 90 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। तो क्या ये लोकतंत्र में जो है मुद्दों का मजाक नहीं है। क्या चुनाव आयोग को ये दिख नहीं रहा है कि एक पार्टी 90 लाख खर्च करेगी और दूसरा। चलिए शांति प्रसाद जी, फिलहाल ईडी और ईडी की कार्रवाई से, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से जो असम मुद्दे हैं उनसे पूरी तरीके से ध्यान भटक चुका है। मुझे लगता है आम जनता का तो ध्यान है ही नहीं शायद, और राजनीतिक पार्टियों ने जो थोड़ा बहुत था तो वो भटकाने का काम भरपूर कर दिया है। विपिन खन्ना जी, चुनाव प्रभावित करने की एक साजिश है, ये क्या नजर आ रहा है। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए, उनको बिल्कुल पंगु बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल है, क्योंकि खतरा है इन लोगों को। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, जो जिनको टिकट मिला है, उनको दुरकारने का काम कर रही है। अभी नया नया प्रकरण देहरादून का है, गणेश जोशी जी को भागना पड़ा पब्लिक के बीच में से। गुजरात का मामला है, जूतों की माला पहनाने का काम जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कर रही है। तो किसी ना किसी तरीके से विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर या मुख्य विपक्षी दल के खाते सीज कर कहीं ना कहीं उनको पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और उनको इस लायक नहीं छोड़ा जा रहा है कि वो चुनाव में पैसा खर्च कर पाए। एक तरफ निर्वाचन आयोग कहता है कि आप 90 लाख रुपए खर्च कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के खाते सीज कर रही है। तो बताइए कौन सा न्याय हुआ। ये कैसे विपक्ष चुनाव लड़ेगा, कैसे वो 90 लाख या 50 लाख रुपए खर्च करेगा। बिल्कुल शांति प्रसाद भट्ट जी की बिल्कुल बात सही है कि एक व्यक्ति के पास तो 2 लाख रुपए हैं, एक के पास 90 लाख रुपए हैं, तो वो कहां से अपनी बात जनता के बीच में जाके रखेगा। क्योंकि चुनाव के प्रचार में जो खर्च होता है वो सब जानते हैं कि किस हिसाब से पैसा खर्च होता है। लेकिन जब आप विपक्ष को पंगु बना देंगे, उनके खाते सीज कर देंगे, उनके नेताओं को जेल में डाल देंगे, तो किस तरह से विपक्ष चुनाव लड़ेगा। और जिस प्रकार अभी नवीन प्रशाली जी कह रहे थे कि हमें भ्रष्टाचारियों की जरूरत नहीं है, तो नवीन जिंदल जी अभी नए नए आए हैं आपकी पार्टी में, हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, ये सब भ्रष्टाचारी थे प्रभु। आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया इनको। अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल एक बयान के आधार पर आप जेल में डाल देते हैं, जिसका कोई भी औचित्य नहीं है। अभी मैं कहता हूं, मैंने धामी जी को 100 करोड़ रुपए दिए, भेजिए ईडी, लीजिए मेरे से बयान, मैं देता हूं, करिए धामी जी को अरेस्ट। मेरे से पूछा तो जाएगा ना, आपने जो पैसे दिए हैं, कौन सा बयान आपने कहां पे दे दिया। एक बयान के आधार पे एक सिटिंग मुख्यमंत्री को आप अरेस्ट कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण
कुछ नहीं हो सकता है। नवीन जी, इस बात का जवाब लेते हैं आपसे, इसके बाद अरुण शर्मा जी का रुख करते हैं। जी, आप ये देखिए, मैं तीनों पार्टियों का, विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे यूकेडी, इनके प्रवक्ताओं के बयान सुन रहा, हर एक का अपना अपना रोना है। आप देखिए, कांग्रेस का रोना है कि हमारे खाते सीज कर दिए, जबकि असलियत ये है कि जो इन्होंने इनकम टैक्स देना है उतना ही सीज किया गया, बाकी फ्री है, और इनके अकाउंट में हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। और जो 200-300 करोड़ इन्होंने इनकम टैक्स चोरी किया है, सरकारी एजेंसी बोल रही है। सुन लीजिए जरा, मैं एक एक करके अगर तीनों बोल रहे डिटेल हो जाएगी, आप प्लीज सुन लीजिए जरा। आपका रोना यह है, आम आदमी पार्टी का रोना है कि चुनाव आयोग ने 90 लाख रुपए की लिमिट कर दी, इसलिए हमें ये घोटाला करना पड़ा। शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे कि हमारे पास 90 लाख रुपए नहीं है, हम 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। सबका अलग अलग समस्या है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, नहीं तो खन्ना जी, आपका कहना यही तो है कि 90 लाख रुपए खर्च करने पड़े, 90 लाख की लिमिट रखी थी, इसलिए हमने घोटाला किया। अरे भाई, आप घोटाला कर दोगे, चुनाव आयोग ने लिमिट ज्यादा बढ़ा दी, कम कर दी, तो आप घोटाला कर लेंगे उसमें। आप 100 करोड़ का घोटाला करना है, एक एक करके बोलेंगे तो समझ आएगा। जनता का पैसा खा लोगे, क्या करना चाहते हो आप बताओ। शिषपाल जी, एक मिनट। हवा में कर रहे हैं, आपकी असलियत सारी ईडी ने जनता के सामने रख दी, चाहे इनकम टैक्स की कांग्रेस। विपिन खन्ना जी, एक मिनट। विपिन खन्ना जी जवाब ले लेते हैं। आपका जनता सब जानती है कौन कैसा, आप चाहे तीनों बोलते हैं, मैं अपना लगातार बोलता रहूंगा, आपके तीनों का जवाब दे सकता हूं। आप भ्रष्टाचारी हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। आपने चोरी की है, ये आपको मानना पड़ेगा। ईडी के पास सबूत आ चुके हैं, ये मानना पड़ेगा। इसलिए आपके नेता जेल में हैं। आपको ये असलियत को आप स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ठीक है। शिषपाल जी, विपिन खन्ना जी, एक मिनट। चंदे को लेकर विपक्ष के अकाउंट सीज करने तक लगातार उत्तराखंड सिलक्यारा टनल में जो धांधली का मामला सामने आया, उसको लेकर जो सवाल किया गया, साथ ही शरद रेड्डी का जो नाम सामने आया, अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर किया गया बीजेपी के, उसको लेकर कोई जवाब है नवीन जी? बस उसको लेकर आप जवाब दे दीजिए, अगर आपके पास कुछ एक लाइनें हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अरुण शर्मा जी का रुख करते हैं। किस चीज के पूछे, मैं सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कौन सा सवाल था? जो विपक्ष के ही आरोप हैं, आपने कहा भ्रष्टाचार का जिक्र हो रहा है। जो विपक्ष के नेता अगर सत्ता पक्ष में शामिल हो जाते हैं, वो भले ही भ्रष्टाचार के साए में रहे हों, लेकिन वो बेदाग हो जाते हैं। अभी कई सारे आरोप विपक्ष की तरफ से भी निकलकर सामने आए। सिलक्यारा टनल का भी जिक्र किया गया, वहां उसको लेकर, साथ ही शरद रेड्डी का भी नाम सामने आया कि अकाउंट में जो बीजेपी के ट्रांसफर किए गया अमाउंट, उसको लेकर कुछ आपके पास है बोलने के लिए? डोनेशन आप ही देखिए कि अगर मैं किसी दल को डोनेशन दे दूं तो उसमें दल का दोष है या डोनेशन देने वाले की इच्छा है, क्या है? डोनेशन होती है, दान होता है। दान कोई ऐसे नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण हेमंत शर्मा का दिया। एक मिनट विपिन खन्ना जी, शिषपाल जी, एक मिनट सुनने दीजिए। शिषपाल जी, विपिन खन्ना जी, प्लीज अपने समय पर बोलिएगा, ठीक है? साफ है, खुली किताब है भारतीय जनता पार्टी, कोई घोटाला नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस देश के राष्ट्र निर्माण का काम कर रही है, देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। आपकी चिंता यह है कि आपका क्या होगा। ठीक है, जवाब दे दिया है इस चुनाव में। देखना नवीन जी, ठीक है, अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे। अरुण शर्मा जी, राजनीति मर्यादित नहीं रही, ये मुझे लगता है साफ हो गया है, क्योंकि अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने ही बयान दिया जब ईडी की कार्रवाई को लेकर या हरक सिंह की पुत्र वधू को लेकर जो नोटिस थमाया गया। हालांकि इससे पहले ईडी की तरफ से पूछताछ भी की गई थी हरक सिंह से। पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया वो आगे की बात है, लेकिन अब राजनीति मर्यादित नहीं, ये विपक्ष के नेता भी कहते हैं, आरोप लगाते हैं सत्ता पक्ष पे, और सत्ता पक्ष भी इसी तरीके के आरोप लगा रहा है। इन सभी आरोपों के बीच जो असल मुद्दे हैं, क्या उनसे ध्यान भटकाए जाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पर सोनी, जैसे हम 1-2 दिन पहले भी डिबेट कर रहे थे जी, और मैंने कहा कि किसी भी चुनाव में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली सबसे बड़े मुद्दे होते हैं। बिल्कुल, और जनता का इन मुद्दों से सीधा सीधा सरोकार होता है। लेकिन हो क्या रहा है
कि जब कोई दूसरा मुद्दा आ जाता है तो पुराना नेपथ्य में चला जाता है, पीछे छूट जाता है। और वही कहीं ना कहीं इन मामलों में भी देखने को मिल रहा है कि चाहे वो अलग अलग राज्यों की बात हो या उत्तराखंड की बात। और अगर कांग्रेस के लोगों को इतना बुरा आज लग रहा है हरसिंह वाला मामला, तो लक्ष्मी राणा ने तो ये कह के कांग्रेस छोड़ी कि किसी पूरी पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया इसलिए मैं कांग्रेस से त्याग पत्र दे रही। वो भी उसी मामले में है जिसमें हरक सिंह है। अनुकृति गुसाई भी उसी मामले में है। बिल्कुल। और ये बिल्कुल तथ्य है कि आईएफएस अधिकारियों के घरों में छापे मारे गए, वहां से दस्तावेज भी मिले, पैसे भी मिले। और जितने पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ सबको उनके नाम भी पता है, इसलिए मैं बताने की जरूरत भी नहीं समझता। अब जो चीजें हैं वो सामने, लेकिन आप एक चीज देखिए, मैं वही कह रहा हूं, टाइमिंग की बात कर रहा था कि केजरीवाल को अगर 9 नोटिस आए थे ईडी के, तो क्या किसी एक बार भी वो ईडी ऑफिस गए? बिल्कुल। उन्होंने मौका दिया। देखिए केजरीवाल ने भी ईडी को मौका दिया ये करने का कि आपको 9 नोटिस आए और आप लोगों को इग्नोर कर दिया, कभी चुनाव के बहाने, कभी स्वास्थ्य लाभ के बहाने, कभी किसी रैली के बहाने, किसी भी बहाने किया। लेकिन अगर आप लगातार बसते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कार्रवाई होगी। और जो कार्रवाई हुई है वो हाई कोर्ट के निर्णय के बाद हुई। बिल्कुल। ईडी उसके बाद गई है, उससे पहले नहीं गई। और आप अगर इस शराब मामले में कुछ नहीं है, ठीक है। तो अरुण शर्मा जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी का जो शव है वो फिलहाल अब रवाना हुआ है, क्योंकि गाजीपुर के लिए ये रवाना हुआ है। और ये सीधी तस्वीर। तो देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं। लगातार हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और केंद्रीय एजेंसियों की कार्यशैली को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर हम देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं। अरुण शर्मा जी की बात इनकम्प्लीट रह गए थे। अरुण शर्मा जी का रुख करें, उससे पहले बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत होती है, पोस्टमार्टम हाउस से बाहर निकलने के बाद अब शव जो है वो गाजीपुर के लिए रवाना हुआ है। बांदा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, गाजीपुर के लिए शव रवाना हुआ। मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर के लिए रवाना हुआ है, फिलहाल आपको बता दें। और लगातार कोशिश उमर अंसारी की तरफ से की जा रही है कि जो बेटा मुख्तार अंसारी का अब्बास अंसारी है वो इस अंतिम क्षण में शामिल हो सके और उसकी न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके लिए कवायद तेज होती हुई भी नजर आ रही है। और उमर के कई आरोप भी निकलकर सामने आ रहे हैं। साफ तौर पर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का ये कहना रहा कि 2 दिन पहले जब बातचीत होती है तो उसमें इस बात का अंदेशा मुख्तार अंसारी की तरफ से जताया जाता है कि हमारी हत्या कर दी जाएगी और इसकी साजिश की जा रही है, यानी कि जहर देने का काम किया जा रहा है, इस बात का जिक्र। और वो 2 दिन पहले का ऑडियो भी सामने आता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि आतंक के साए का अंत हुआ, लेकिन इस अंत के साथ कई सवाल भी कि आखिर ये मौत हुई कैसे। हालांकि अब न्यायिक जांच की भी मांग की गई थी इस मौत के बाद और आदेश भी दे दिया गया है जज की नियुक्ति, और इस पूरे मामले के लिए टीम का गठन किया जाएगा और उन तमाम आरोपों और बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जाएगी। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी बयान निकलकर सामने आया कि इस मौत के सही तथ्य जो हैं वो सामने आने चाहिए। मुख्तार अंसारी एक आतंक का नाम और जिस तरीके की दहशत और एक माहौल रहा इस नाम का, उसका अंत और उसके साथ साथ वो तमाम ऐसे बिंदु जिसको लेकर जांच की भी मांग की जा रही है। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं।
तो इस बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। अपडेट फिलहाल जो सामने आ रहा है कि गाजीपुर के लिए मुख्तार अंसारी का शव रवाना हुआ है। तो परिवार के मौजूदगी के बीच पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम हाउस से निकलकर ये शव गाजीपुर के लिए रवाना हुआ है। तो कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी का ये शव दफनाया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है। कौशाम्बी से अहम खबर, 3 युवक गंगा की तेज धारा में बहे हैं। 2 युवकों को लोगों को सकुशल फिलहाल नदी से निकाला गया है। डूबे हुए युवकों की तलाश में गोताखोर लगाए गए हैं। तो 2 युवकों को लोगों ने सकुशल बाहर निकाला। डूबे हुए एक युवक को बचाने की कवायद की जा रही है। गोताखोर को लगाया गया है। गोताखोर लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो 3 युवक गंगा की तेज जलधारा में समाये। हालांकि 2 को सकुशल बरामद कर लिया गया है, निकाला गया है बाहर और एक शख्स की तलाश जारी है। और इसी खबर पर अनुरुद्ध पांडे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुरुद्ध, क्या जानकारी इस संबंध में? क्या उस एक शख्स को अभी तक उसका कोई सुराग या कुछ पता चल पाया? जी, बताना चाहूँ कि साथियों संग 5 युवक शहजादपुर करेटी घाट पे जाकर गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, जिसमें 5 युवक पता गहरे पानी में जाने से ग्रामीणों ने जब देखा इनको डूबते हुए तो 3 साथियों को बचाया, 2 गंगा नदी में समा गए। जी, पुलिस तलाश जारी कर रही है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल प्रयास जारी है। गोताखोर लगातार तलाशने का की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और 2 युवकों को फिलहाल सकुशल निकाला जा सका है। देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं। अरुण शर्मा जी, आपका ही रुख करेंगे। फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं क्योंकि समय फिलहाल कम बचा है। अरुण शर्मा जी, इस चुनावी माहौल में जो ईडी और सीबीआई जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, इनकी कार्यशैली इतनी प्रभावी होती हुई नजर आ रही है, तो लोकसभा चुनाव में क्या कुछ असर रहेगा इस बार? निश्चित तौर पर देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि ईडी ने एक मुकदमा कायम किया था और जो जेल में गए हैं वो जेल हो या न्यायिक हिरासत हो, वो कोर्ट के आदेश पे गए, ईडी के आदेश पे नहीं गए। एक चीज बहुत स्पष्ट करनी चाहिए सभी लोगों को। दूसरी चीज, निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, मैं जैन की बात नहीं कर रहा हूं, ये 3 की फैक्टर हैं आम आदमी पार्टी और तीनों का जेल में जाना निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की तैयारियों को प्रभावित करता है, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो या गोवा में हो, क्योंकि गोवा में उनको गठबंधन से 1 सीट मिली है। तो ये प्रभावित करेगा, 100% करेगा। और अभी तो ये भी इंतजार करना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या संजय सिंह कब तक बाहर आते हैं। अगर वो बाहर नहीं आए तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की तैयारियों पर फर्क पड़ेगा और इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने उस मनोबल को, कार्यकर्ता के मनोबल को बनाए रखने के लिए 31 मार्च को जो दिल्ली में मार्च का प्रोग्राम रखा है, रैली का प्रोग्राम रखा है, वो इसीलिए रखा है कि तमाम विपक्षी दल आए और उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। जी सोनी। ठीक है, शिषपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात को पूरा कर लीजिए। सोनी जी, मैं भाजपा से ये पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड में सहकारिता मंत्री पर जो है भर्ती घोटाले के आरोप हैं, इन्हीं के दूसरे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी पर बैकडोर भर्ती के आरोप हैं।
इनके जो है कृषि चलिए, मंत्री फिलहाल जो है, आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी रहेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, लेकिन इन आरोपों के बीच सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव में जो अपनी नैया है उसे पार लगाने के लिए क्या कुछ रणनीति सत्ता पक्ष की रहेगी और क्या कुछ विपक्ष की रहेगी। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ईडी की कार्रवाई को लेकर, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार आरोप पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।